वो लड़की का परिवार कहाँ रहता है, उसका गांव कौन सा है, इसके बारे में लड़की को कुछ भी नहीं। लिव इन रिलेशन में भी ऐसा नहीं होता है। पैदा हुए उनके संबंधों की वजह से वो नहीं है उनके पास, क्योंकि या तो अबॉर्ट हो गए या बच्चों की मौत है कि हमने उन लोगों को बच्चों के साथ भेजा, और कपल्स कह रहे हैं कि बच्चे हमारे पास है नहीं। तो आखिर ये बच्चे कहाँ गए? नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कुछ महीनों से मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान थी। एक बदलाव हो रहा था झारखंड में जो मेरा ध्यान खींच रहा था। वो बदलाव ये था कि झारखंड में जो नवजात शिशु हैं, जो बड़ी संख्या में यहाँ मिल रहे थे पिछले 10 सालों के दौरान, उनके मिलने की जो संख्या है वो अचानक से कम हो गई। मैं हैरान थी, मैं परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। सरकार ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, जन जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया है, कोई वर्कशॉप्स नहीं की है, कोई पैम्पलेट्स नहीं बांटे हैं, कोई पोस्टर नहीं लगाए हैं, और जनता भी एकाएक इतनी सियानी तो हो नहीं सकती कि उनको पता चल गया हो कि जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसके फलस्वरूप जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको कहाँ उन्हें सुरक्षित सौंपना है। ना वो सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में जानते हैं, और अधिसंख्यक जनता CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में भी नहीं जानती है। तो ये साफ है कि ये जो बच्चे हैं ये वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ इन्हें जाना चाहिए, बल्कि ये कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे? इस सवाल का जवाब मैं तलाश ही रही थी। पिछले दिनों कई लोगों से इस पर मेरी बात भी हुई। मैं उनसे भी यही बात कह रही थी कि आखिर झारखंड में बच्चे मिलने इतना कम कैसे हो गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गायब हो रहे हैं। मेरी चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही थी कि देश में हर महीने कहीं ना कहीं ऐसे रैकेट्स पकड़े जा रहे थे, ऐसे गैंग्स को पुलिस एक्सपोज कर रही थी जो न्यूबॉर्न बेबीज की ट्रैफिकिंग में संलिप्त थे, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम सुना होगा, हम इसको बहुत ही नैरो करके बेबी ट्रैफिकिंग पर बात करते हैं, क्योंकि अब नवजात शिशुओं की चोरी हो रही है, नवजात शिशु किडनैप किए जा रहे हैं, नवजात शिशु स्नैच किए जा रहे हैं, और परिवारों की मिली भगत से तो बच्चों के लेन देन की का ये जो धंधा है ये काफी सालों से चल ही रहा है। और झारखंड भी उस मामले में एक बड़ा गढ़ है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा गढ़ है झारखंड, और ये कोई दबा छुपा हुआ रहस्य नहीं है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। अभी हम लोग इस सबको एक्सप्लोर ही कर रहे थे, सोच ही रहे थे कि क्या इसके पॉसिबल कारण हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि झारखंड के बच्चे वो बाहर कहीं बेचे जा रहे हैं, बाहर कहीं भेजे जा रहे हैं। उसी समय में एक बड़ी ही विस्फोटकारी रिपोर्ट खूंटी से मीडिया के साथी सोनू अंसारी जी ने लिखी। ये रिपोर्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये आग्रह करूंगी कि अगर अभी तक आपने पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ का जो कंटेंट है उसको आप शेयर भी करते रहें। हम बड़ी मेहनत से इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए ये सारी कवायद करते हैं। इसमें अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हमारी जो ये मेहनत है, ये जो एक कोशिश है हम सब की बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपका जुड़ना, इसमें एक्टिव रूप से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जो पत्रकार सोनू अंसारी ने लिखी है ETV के लिए। ये रिपोर्ट बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के तथ्यों को उजागर करने के लिए सोनू अंसारी ने करीब 6 महीने से ज्यादा इस पर काम किया है। इस दौरान वो बहुत सारे लोगों से मिले। इन लोगों में जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लोग भी थे, NGOs के जो लोग थे वो भी थे, जो संस्थाएं ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं वो लोग थे। इसके अलावा वो विक्टिम्स थे जो एक मेन पार्ट है इस रिपोर्ट का, और हमारी उस चिंता का भी, जिसकी बारे में मैं अभी आपको बता रही थी और जिस पर ये रिपोर्ट आधारित है। ये रिपोर्ट बता रही है कि झारखंड के जिले खूंटी में, जो कि ट्राइबल बहुल है, मतलब आदिवासी है, वहां पर नाबालिग बच्चियां, और जिनकी उम्र 12 से 15 साल की ज्यादा है, 16 साल, 17 साल या 18 साल की जो उम्र होती है उसमें हम फिर भी थोड़ा सा परिपक्व मान लेते हैं बच्चियों को, लेकिन 12 से 15 साल तो एकदम नादान होती है, एकदम बच्ची होती है। बल्कि 12-13 साल की बच्चियां तो शारीरिक रूप से भी उस तरह से माँ बनने के लिए तैयार नहीं हुई होती है, लेकिन इसके बावजूद 12 से 15 साल की बच्चियां वहां पर माँ बन रही हैं। माँ तो बन ही रही है,
उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उनके बच्चे गायब हो रहे हैं। सोनू जी ने बहुत मेहनत की है इस रिपोर्ट की। जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो काम पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए था, जो काम हमारे WCD विभाग को करना चाहिए था, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग को, वो काम उन्होंने नहीं करके एक मीडिया कर्मी ने किया। और इसके लिए मुझे बतौर मीडिया कर्मी बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये बता रही है कि खूंटी में 12 से 15 साल की बच्चियां मां बन रही है। अधिकांश संख्या जो है वो 12 से 15 साल की है। ये बच्चियां, ये जो डेटा उन्होंने इसमें दिया है, डेटा हालांकि जाहिर नहीं किया गया, पर उन्होंने, उनसे मेरी जो बातचीत हुई और उनके जो सीनियर्स से भी मेरी बातचीत हुई, उसके आधार पर मैं ये रिपोर्ट, ये वीडियो बना रही हूँ यहाँ पर। और उसके आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसमें ज्यादातर संख्या जो है वो इतनी ही उम्र की बच्चियों की है। इसके ये बच्चियां वो है जो अफेयर जिनका हुआ और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उन्होंने बच्चे को डिलीवर किया और फिर उसके बाद वो घर चली गई। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है? एक तो यही है कि वो नाबालिग है, नाबालिग में भी बहुत ही वल्नरेबल एज है। हॉस्पिटल का दावा है कि जो माँ है, बच्चे को उसकी माँ के साथ स्वस्थ हालत में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। पर उधर अब चलते हैं माओ की तरफ, वो क्या कहती हैं। उनका कहना है कि वैसे तो ज्यादातर जो कपल्स हैं उनके साथ उनके बच्चे नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ये बता दूं आपको कि ट्राइबल्स में एक आप कहते हैं कि एक परंपरा है, ढुकू परंपरा इसको कहते हैं। और उस परंपरा के अनुसार कोई भी अनवेड अविवाहित लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे कि हमारे यहाँ शहरों में लिव इन का एक कॉन्सेप्ट है कि युवा जोड़े वो आपस में सहमति से एक साथ रहते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं। हमारे यहाँ हालांकि कोर्ट के डिसीजंस आने के बाद तो अभी इसको काफ़ी मान्यता मिल गई और जिस तरह से एक्सपोजर हो रहा है, मॉडर्निटी बढ़ रही है, वैसे भी इसको एक अमान्य सी मान्यता मिल चुकी है। लेकिन ये जो ढुकू प्रथा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वहाँ पर मतलब इसको मान्यता मिली हुई है आदिवासी रीति रिवाजों के मुताबिक। इसमें कहते हैं ढुकू मतलब प्रवेश कर गया, यानी कि आप किसी के घर में जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वापस से संबंध बना रहे हैं, उसको ढुकू प्रथा कहते हैं। मतलब ढुकू प्रथा के तहत ये सब होता है। अब इसमें जो, और मुझे कुछ नई चीजें भी जानने को मिली जो मुझे इससे पहले, इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले नहीं पता था। जैसे एक तो ढुकू प्रथा, मुझे ये पता था कि ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं या ऐसे कई समुदाय हैं जहाँ पर वो इस तरह से अनमैरिड एक साथ रहते हैं, आपस में वो मिलते हैं, संबंध बनते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं और बाद में कभी शादी हो जाती है। लेकिन इस प्रथा का नाम क्या है ये मैं नहीं जानती थी, जो मुझे आज इस रिपोर्ट को पढ़ने से पता चला। इसमें मेरे लिए हैरत वाली भी कुछ बातें थी। जैसे कई बार या शायद अधिकांश मामलों में इसमें लड़के और लड़की को एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, एक दूसरे के परिवारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, ये भी नहीं पता होता है कि कौन किस गांव से। इसी रिपोर्ट में मैंने जो पढ़ा वो ये था कि लड़की आकर लड़के के साथ रहने लगी। लड़की का परिवार कहाँ रहता है, उसका गांव कौन सा है, इसके बारे में लड़के को कुछ भी नहीं, बड़ी अविश्वसनीय सी लगती है। लिव इन रिलेशन में भी ऐसा नहीं होता, लड़का और लड़की एक दूसरे को जाने ही नहीं कि वो कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, क्या काम करती है या करता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। वन नाइट स्टैंड में ऐसा जरूर होता है कि कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन लिव इन में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए शुरुआत में नहीं जानते, लेकिन साथ रहते रहते जरूर एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की रुचियों के बारे में, एक दूसरे के परिवार के बारे में, एक दूसरे के भाई बहनों, एक दूसरे के दोस्तों तक के बारे में लोगों को अक्सर जानकारी हो जाती है। ये ट्राइबल समुदाय में ऐसी कौन सी प्रथा है जिसमें लड़का और लड़की महीनों साथ रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनको उनके परिवारों के बारे में एक दूसरे को नहीं पता होता है? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा होता है। इसमें जो दूसरी बात है जो कपल्स ने कही, वो ये कही कि जो बच्चे पैदा हुए उनके संबंधों की वजह से वो नहीं है उनके पास, क्योंकि या तो अबॉर्ट हो गए या बच्चों की मौत। अब ये बहुत ही विरोधाभासी तथ्य है। हॉस्पिटल कह रहा है कि हमने उन लोगों को बच्चों के साथ भेजा और कपल्स कह रहे हैं कि बच्चे हमारे पास है नहीं, तो आखिर ये बच्चे कहाँ गए? खूंटी में मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई और उनका ये कहना था कि ऐसे कुछ लोग खूंटी में नजर आ रहे हैं जो निसंतान थे, जिनके पास पहले बच्चे नहीं थे,
लेकिन अब आज उनके पास बच्चे हैं। दबी आवाज में वो ये भी कहते हैं कि इनके पास जो ये बच्चे आए हैं ये प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करके नहीं आए। प्रॉपर प्रक्रिया यानी अडॉप्शन की, लीगल अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है, जो कारा के थ्रू होती है, उसके जरिए ये नहीं आए हैं, बल्कि ये किसी दूसरे तरीके से आए। अब ये दूसरा तरीका क्या है? ये दूसरा तरीका वही है जो मैंने आपको एकदम शुरुआत में बताया था, यानी कि बेबी ट्रैफिकिंग, यानी कि बच्चों का गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आदान प्रदान। जो मैं शुरू में कह रही थी और जो मेरी चिंता कुछ महीनों से बनी हुई है वो यही है कि झारखंड में जो बच्चे नहीं मिल रहे हैं उसके पीछे वजह यही है कि उन बच्चों के पैदा होने से पहले ही या पैदा होने के तुरंत बाद उन बच्चों का सौदा हो जाता है। मेरे पास कोई ऐसा तथ्य या सबूत तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे संसाधन भी नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई फोर्स भी नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं, मैं कोई स्टिंग कर सकूं और ये बता सकूं कि फलाने का बच्चा फलाने के पास है। ये काम सरकार का है, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है, ये काम WCD डिपार्टमेंट का है और ये काम स्वास्थ्य विभाग का भी है, क्योंकि सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि मेरे पास क्योंकि देश भर से डेटा आता है, आप जानते हैं, और देश भर से ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं जहां पर हॉस्पिटल से बच्चे गायब हो जाते हैं। हॉस्पिटल से बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं? कई बार तो जो निसंतान दंपति है वो खुद, या उनमें से कोई एक, ज्यादातर जो महिला होती है वो खुद हॉस्पिटल के चक्कर काटती है और वहां से बच्चे को लेकर गायब हो जाती है। ये उस स्थिति में जब बच्चा गायब होता है, चुराया जाता है, किडनैप होता है। लेकिन जहां आपसी मिली भगत से काम होता है, क्योंकि अगर चुराया जाएगा बच्चा, अगर बच्चा किडनैप होगा तो उसकी पुलिस में कंप्लेन होगी। अगर पुलिस में कंप्लेन नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी सहमति और जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी सहमति से वो बच्चों का आदान प्रदान हो रहा है। और इसमें एक तीसरे व्यक्ति की, एक थर्ड पर्सन की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? ये मैं आपको बताती हूँ। जो बच्चे को पैदा कर रहा है उसको क्या पता कि कौन निसंतान है और किसको उसके बच्चे की जरूरत है, जो जिसको वो पैदा करने वाला है या जिसको उसने पैदा किया है, वो तो नहीं जानेगा। इसी तरह से जो निसंतान है उसको भी तो नहीं पता है कि कौन हॉस्पिटल में आके बच्चे को पैदा करने वाला है, जिसको कि अपना बच्चा रखना नहीं है। तो कौन है जो ये जानता है? हॉस्पिटल जानता है। हॉस्पिटल के जो कर्मी है वो जानते हैं कि भाई एक ऐसी फैमिली है जिसको बच्चे की रिक्वायरमेंट है और एक ऐसी फैमिली है जो बच्चे को जन्म देने वाली है लेकिन उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। तो वो क्या करता है, वो इन दोनों को मिला देता है। कभी वो सामने इसमें शामिल होता है, कभी वो सामने शामिल नहीं होता है। तो अब जो ये खूंटी वाला जो मामला आया है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है इस जांच के लिए कि आखिर ये बच्चे गए कहाँ। जो हॉस्पिटल प्रशासन है वहां से उन्हें उन नाबालिग बच्चियों का डेटा निकलवाना चाहिए। कितना डेटा है? और मान लीजिए ये 1-2 हॉस्पिटल का डेटा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स को शामिल किया गया है। तो 1-2 हॉस्पिटल का अगर ये जो भी डेटा है, पहले इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अलावा खूंटी में जितने भी सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स हैं, वो जिला अस्पताल है, वो CHC है, वो PHC है, वो आपके प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वो आपके प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, या झोला छाप डॉक्टर कहकर जिनको हम अक्सर छोड़ देते हैं वो है, जो ये छोटे छोटे से कुकुर मुत्ते जैसे जो क्लिनिक्स खुल जाते हैं। इस तरह का जो अवैध काम है सबसे ज्यादा वहां पर। और जो मेरी जानकारी में आई बात, वो इसका जिक्र शायद इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है, वो ये है कि खूंटी में ये जो जितने भी डिलीवरीज हुई है ना, ये सिर्फ खूंटी की नहीं है बल्कि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके भी जो टीनेजर्स लड़कियां हैं जो माँ बनने वाली थी, ये खूंटी में गई थी। तो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी इस तरह की एक मुझे लगता है जांच पड़ताल होने की तो ज़रूरत है। मेरा ये भी मानना है कि लोग एबॉर्शन चिल्लाते रहते हैं। एबॉर्शन की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि एबॉर्शन से किसी को फ़ायदा नहीं होना है। हॉस्पिटल्स और कई मामलों में मैं कहूँगी कि आशा वर्कर्स भी इसमें शामिल होती हैं। वो अब इस तरह की जो फैमिलीज होती हैं, या फैमिली अगर हम इसको ना भी कहें, या युवा होते हैं, टीनेजर होते हैं, उनके जो परिवार होते हैं
उनको ये समझाते हैं कि बच्चे को पैदा कर दो, उसको अबॉर्ट मत करवाओ, जन्म दे दो और बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे। मेरी जो अभी तक मेरे पास जो भी इनपुट है, जो पहले भी मेरे पास इस तरह के केसेस आए हैं जहाँ मैंने खुद ऐसे लोगों से बात की है जो बच्चों की बोली लगाते हैं, तो उनके आधार पर मैं ये बता सकती हूँ कि एक लड़की की कीमत 5 से 6 लाख और एक लड़के की कीमत जो नवजात शिशु है 8 से 10 लाख तक जाती है। उसमें से कुछ पैसा वो इन फैमिलीज को या इन टीनेजर्स को दे देते हैं थोड़े से पैसे के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उनको तो बस बच्चे से छुटकारा चाहिए होता है। बदले में उनको अगर पैसा भी मिल जाए तो फिर तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसी तरह की कोई बात हो सकती है। बहुत ज़रूरी है कि इस रिपोर्ट को आधार बनाकर बहुत ही इन डेप्थ जांच पड़ताल हो, तब कहीं जाकर ये पूरा जो कॉकस है ये सामने आ पाएगा। यहाँ ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात होगी कि जांच के दौरान ये सामने आ सकता है कि बहुत बड़े-बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो इसमें आप को ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी प्रभाव में ना आए, किसी लालच में ना आए। अगर एक भी ऑनेस्ट ऑफिसर रहा, अगर एक भी संस्था ने ऑनेस्टली काम किया, तो बहुत जल्द इस पूरे सच पर से, पूरे रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि झारखंड के ये नवजात कहाँ गए। साथ ही ये भी पता चल पाएगा कि झारखंड में जो नवजातों के मिलने की संख्या है, जो तेजी से कम हो रही है, आखिर ये नवजात कहाँ जा रहे हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।